पोस्ट मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य। तो कहानी शुरू हुई ऋग्वैदिक पीरियड से, फिर वो चलती है लेटर वैदिक की तरफ। एक राज्य पैदा होता है, उस राज्य से एक महाजनपद पैदा होता है, उस महाजनपद से एक साम्राज्य पैदा होता है। मतलब क्या कहानी है यार। कहानी शुरू होती है कबीलों से, ट्राइब, ऋग्वैदिक पीरियड। मतलब सिनेमा हॉल का पर्दा खुल रहा है और आप सामने देख रहे हैं ट्राइबल लोग, ट्राइबल, नेचुरल। फिर सीन बदलती है और आप देखते हैं स्टेट पैदा हो रहा है, जनपद, जनपद, जनपद पैदा हो रहा है। लेटर वैदिक पीरियड। अब आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि साहब ये ट्राइबल इकोनॉमी कैसी होती है भाई, पॉलिटी कैसा होता है यार, सोसाइटी कैसा होता है, रिलीजन कैसा होता है। फिर आपके मन में हुआ कि यार जनपद में सब चेंज हो गया। फिर पर्दा आगे बढ़ता है, सीन आगे बढ़ती है और आप पहुंचते हैं बुद्धा पीरियड में। और बुद्धा पीरियड में जैसे ही आप एंटर करते हैं, जैसे ही आप बुद्धा पीरियड में एंटर करते हैं, ये जनपद बन जाता है महाजनपद। फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया बुद्धा पीरियड। फिर इकॉनमी चेंज हो रही, फिर पॉलिटी चेंज हो रही। अब ये सब क्यों पढ़े यार हम लोग? हम 25-25 साल के युवा, हम मतलब तुम यार युवा तो खैर हम भी हैं, लेकिन तुम ज्यादा युवा हो, तो हम ये सब क्यों पढ़ें, क्यों रटें? अरे नहीं बाबूजी, ये सब पढ़ना इसलिए है कि तुम्हारी सोच विकसित हो कि देखो कैसे, क्या रिलेशन है इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी और कल्चर का। फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर ये महाजनपद बन जाता है एम्पायर। आपके सामने देखते देखते कमाल हो जाता है। और ये कबीले से जो कहानी की शुरुआत हुई, राजा सुदास, सुदास, राजा जनक, बिंबिसार, और फिर ये कहानी पहुंचती है अशोक तक, जिसका डंका पूरे एशिया में बज रहा है। तुम्हारे देखते देखते ये कबीले का राजा, जो वन अमंग इक्वल, मतलब समान स्थिति वाला, समान स्थिति वाला, इसकी यहां हैसियत बढ़ जाती है रॉयल सैक्रिफाइसेस की वजह से। यहां ये डेस्पॉट हो जाता है और फिर यहां ये एब्सोल्यूट डेस्पॉट हो जाता है। तो तुमको बेसिकली ये समझना है कि इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, ज्योग्राफी, कल्चर, इनका आपस में संबंध क्या है, ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बस वही चीज अगर तुम समझने लगे, बस समझ लो तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, शुरू हो गया। तुमसे पूछ लेगा व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ ह्यूमन इन यूपी एंड बिहार। तुम कहोगे सर इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा दो सर, टेक्निकल एजुकेशन बढ़वा दो सर। तुम आईपीएस हो, किसी शहर के किसी शहर में दंगा हो गया तो किताब खोल के ढूंढोगे कि कब दंगा दंगा हो गया भैया, आप क्या करें भैया, देखो किताब निकालो, दंगों के समय में पुलिस व्यवस्था। दिमाग को जगाने के लिए प्रोग्राम। ब्लूटूथ का मतलब ही ये था कि अपने आप से कनेक्ट होना। इसलिए जब मैंने पहली इसकी क्लास ली थी तब मैंने यही कहा था कि भैया पोस्ट मौर्य, अब पोस्ट मौर्य में स्थिति बदल गई।
इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्या चल रहा है? सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। पहला नगरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह द्वितीय नगरीकरण अपने पीक पर पहुंच गया, चरमोत्कर्ष पर। द्वितीय नगरीकरण जो है अपने पीक पे पहुंच गया, चरमोत्कर्ष पर। ये जो तुम्हारी अपंग वाली अवस्था है ना, सर ये भी पढ़ा दो, सर वो भी पढ़ा दो, यही तुम्हें बर्बाद किए हुए है। सीखो, निकलो, आशीर्वाद दो और कमाओ, 2-4 करोड़ रुपया हमारे भी अकाउंट में लगाओ। कब तक वॉकर लेकर चलना सीखोगे? कब तक? सॉरी। अब इकोनॉमी जो सेकंड अर्बनाइजेशन है वो तो पीक पे पहुंच गई, लेकिन एम्पायर मर गया। पोस्ट मौर्य, देखो दशा, देखो दशा। इकोनॉमी तो सेकंड पीक पे पहुंच गई, सेकंड अर्बनाइजेशन वाली, एम्पायर मर गया। बीवी इकॉनमी, हस्बैंड एम्पायर। अब वुमन हो गई विधवा, वाइफ हो गई विधवा क्योंकि उसका हस्बैंड मर गया। वाइफ हो गई विडो, वाइफ यानी इकॉनमी, ये हो गई विडो। ब्यूटीफुल एंड वेल्दी। देखो, एक तो औरत, ऊपर से सुंदर, ऊपर से अमीर। देखो, एक तो औरत, ऊपर से सुंदर और अमीर, और आदमी मर गया। भरतरथ की हत्या, एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब अगल बगल के जो आदमी हैं वो इस औरत पे निगाह डालेंगे, डालना ही डालना है। औरत, सुंदर, अमीर, सिर्फ औरत हो तो लोग पीछे पड़ जाएं, औरत, सिर्फ औरत सुंदर हो तो लोग पीछे पड़ जाएं, और औरत सुंदर और अमीर हो तो जान देने को उतारू हो जाएं। तो यहीं पर तुम देखोगे फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण। पोस्ट मौर्य पीरियड की सबसे बड़ी घटना विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन। विदेशी आक्रमण। देखो, जहां समृद्धि होगी और शक्ति खत्म हुई, लोग हमला करेंगे। हां, तो दूसरी करने के लिए ही तो लोग आ रहे हैं। अब स्वयंवर होगा, पहले कौन आया? इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स, हिंद यवन, ये अलेक्जेंडर के बाद वाली गैंग है जो पड़ी हुई है, जिसका कोई नहीं है। ये वो वाली गैंग है। ये वो वाली गैंग है
अलेक्जेंडर के बाद वाली, सेल्यूकस ओल्यूकस के पीछे वाले जो लोग पड़े हुए थे, उनको धक्का मारा जा रहा है, वो भारत की तरफ आ गए। दो राजा इसमें बहुत फेमस हैं, एक मेनेंडर, जिसको ग्रीक इतिहास में रेक्स एंडोरम कहा जाता है। रेक्स एंडोरम मतलब भारत का राजा। अरे यार, डेमेट्रियस, सॉरी, क्या हो गया दिन में। डेमेट्रियस पहला इंपॉर्टेंट आदमी है, डेमेट्रियस। इसको ग्रीक हिस्ट्री में रेक्स एंडोरम, तो एक तो ये आदमी है डेमेट्रियस। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण आदमी है आंतियाल केदास। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण आदमी है, आंतियाल केदास। ये भी ग्रीक राजा है, आंतियाल केदास। ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसका एक दूत है, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ये विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। कहां पे करता है? विदिशा में। विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और स्वयं को भागवत कहता है। यानी विदेशी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो रहा है। भारतीय संस्कृति से कौन नहीं प्रभावित होगा? जो ज्ञान की संस्कृति है, ये भारत के लोग ऐसा लड़ते हैं एक दूसरे से, ऐसा लड़ते हैं, अरे भगवान रहम कर, अल्लाह रहम कर, मालिक भगवान राम रहम करें सबके ऊपर। ज्ञान की धारा है, वही ज्ञान की धारा कई रूपों में निकली है। अब कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ रहा है, पर पढ़ तो सभी रहे ना। ऐसे कोई हिंदू के धर्म के रास्ते पर चल रहा है, कोई इस्लाम धर्म के रास्ते पर चल रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी के रास्ते पे चल रहा है, कोई सिखिज्म के रास्ते पे चल रहा है। सब रास्ते हैं, ये सब रास्ते हैं। ये सब रास्ते हैं, लेकिन ये पढ़ने के बजाय, अपना दिमाग जिंदा करने के बजाय, कुछ इस समाज को क्रिएटिव करने के बजाय, कुछ इस दुनिया में प्रेम फैलाने के बजाय लड़ रहे हैं। देखो क्या हालत है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, मैं तो मनाता हूं भगवान से कि प्रभु इस देश को राजतंत्र लौटा दे। मैं तो भगवान से मनाता हूं कि भगवान इस देश को राजतंत्र लौटा दे। ये देश डेमोक्रेसी के लायक नहीं है प्रभु, इस देश को राजतंत्र लौटा दे। कोई भी डायनेस्टी हो, कोई भी डायनेस्टी हो, गांधी डायनेस्टी हो, सिंधिया डायनेस्टी हो, अब्दुल्ला डायनेस्टी हो, ओझा डायनेस्टी हो, डायनेस्टी कोई भी हो, डायनेस्टी कोई भी हो, है डायनेस्टी कोई भी। तीसरा आदमी जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, वह है मेनेंडर। यह बहुत महत्वपूर्ण आदमी है मेनेंडर, और इसकी बहस हुई
शास्त्रार्थ हुआ, बहस ही कह लो, शास्त्रार्थ तो नहीं हुआ, बहस हुआ। किससे? नागसेन के साथ। बुद्धिस्ट परंपरा में बड़े महान महान लोग पैदा हुए, बहुत, असंग, वसुबंधु। अच्छा, तो मेनेंडर सबसे फेमस शासक है। और मैंने कहा बुद्धिस्ट परंपरा में बहुत लोग हुए, बुद्धिस्ट परंपरा में बहुत लोग हुए। उसमें सबसे महान आदमी है नागसेन, मतलब सब महानों में से एक महान है नागसेन, बहुत महान। और दोनों की बहस हुई, मेनेंडर और नागसेन की। बहस हुई। अब धर्म क्या था? संविधान। ये विदेशी अपना संविधान ये यहां लगा नहीं सकते थे, बवाल हो जाता, अनरेस्ट हो जाता। अब दो संविधान सबसे प्रमुख थे, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म। तो एक तो देखो ब्राह्मणिज्म की तरफ चला गया और दूसरा बुद्धिज्म की तरफ जा रहा है। यानी विदेशी अपना धर्म नहीं बदल रहे हैं, इस देश की जनता का दिल जीतने के लिए नया संविधान अपना रहे हैं। सुनना इस बात को, इंटरव्यू में बोल दोगे, सब खड़े होकर ताली बजाने लगे ऐसे ऐसे, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, वाह, कहां से पढ़ा? कहना सर मैंने तो खुद से पढ़ा है। ये विदेशी धर्म नहीं बदल रहे हैं। बड़ा खुश होते हैं लोग, अरे फलाने राजा ने ये धर्म अपना लिया। कोई राजा जानता है धर्म क्या है? राजा को पता है धर्म क्या। अगर उसको ये पता ही नहीं होता धर्म क्या है तो वो कभी राजा ही नहीं बनता। दुनिया में सिर्फ वही लोग राज करते हैं, सिर्फ वही लोग खुश रहते हैं जिनको जीवन में एक बात पता चल जाती है कि धर्म क्या है। ये आम आदमी, भैया हमारा धर्म, भैया हमारा, भैया 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 हमारे अंबेडकर भैया, भैया हमारे परशुराम भैया, और हाय कुछ नहीं जीवन में। राजा, ये विदेशी। भारत में दो संविधान बड़े प्रमुख है, ब्राह्मण धर्म और बुद्ध धर्म। अब दो में से एक इनको अपनाना है, तो विदेशी राजाओं ने अपना धर्म नहीं बदला, भारत के संविधान को चुना जिससे उनको यहां की जनता में स्थिरता मिल सके। पर इन विचारों का सामाजिक आधार ना तो भारत में था ना मध्य एशिया में था। धीरे धीरे ये घुल मिल गए। इनके बाद आए शाकास, शक। और शकों में जो सबसे महान आदमी है वह है रुद्रदामन। जो सबसे प्रमुख राजा है वो है रुद्रदामन। नाम सुन के ही पता चल गया होगा। देखो देखो, पैतरा बदला, रुद्रदामन शक राजा है। इससे कुछ रहा होगा नाम, इसका कुछ नाम रहा होगा, यांग चिंगसो, कुछ ऐसा नाम रहा होगा मध्य एशियाई। लेकिन भारत की जनता को दिखाना है कि मैं तो रुद्र के शरण, भगवान शिव के शरण में हूं, उनके दामन में हूं। प्लस संस्कृत अभिलेख लिखवाने शुरू किए इसने। संस्कृत इंस्क्रिप्शन, कौन सा? जूनागढ़, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। प्लस वेलफेयर का काम किया, सुदर्शन लेक का पुनरुद्धार कराया। सुदर्शन लेक वॉज रिपेयर्ड। जनता का समर्थन मिल गया और धर्म का समर्थन मिल गया। देखो, धर्म का समर्थन मिल गया और वेलफेयर का काम कर रहे हो तो जनता का समर्थन मिल गया।
तो काफी लंबे समय तक इन्होंने भारत में अपना दबदबा बनाए रखा, काफी लंबे समय तक। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया गुप्ता पीरियड में, और तब इनका गुजरात से खात्मा किया। 100 साल तक इन्होंने शासन किया। सिर्फ ये राजा हैं, राजा हैं, ट्रांसलेटर लेके चलेंगे। राजा को क्या दिक्कत है? और जब सोनिया गांधी हिंदी सीख सकती हैं, प्रतीक शर्मा, कि सर ये लैंग्वेज कैसे समझते थे यहां की, जब सोनिया गांधी जी हिंदी सीख सकती हैं तो ये बेचारे नहीं सीख सकते। तो एक तो ट्रांसलेटर और दूसरा राजा, मतलब सीखना। 100 साल तक स्थायी हुए। तीसरा जो लहर आई वो थी पार्थियंस की। पार्थियंस, इसमें एक आदमी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोंदोफेरनेस। गोंदोफेरनेस, इसके समय में सेंट थॉमस इंडिया आए थे, बस इसीलिए अमर हो गया। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट रेस थी वो थी कुशांस, बहुत इंपॉर्टेंट। और कुशांस में जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो है कनिष्क। पूरा सिल्क रूट पे कब्जा इसका। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराया, पूरा सिल्क रूट पे कब्जा, सिल्क रूट पर कब्जा। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जहां महायान पैदा हुआ। और इस तरह से इन लोगों ने भारत का जो पॉलिटिकल वैक्यूम, राजनीतिक निर्वात पैदा हुआ था, उसको भरा। राजनीतिक निर्वात इन्होंने दूर किया, पॉलिटिकल वैक्यूम इन्होंने दूर किया। पॉलिटिकल वैक्यूम इन्होंने दूर किया। क्योंकि पॉलिटी के बिना तो इकोनॉमी अनाथ हो जाएगी, कोई भी लूट के लेके चला जाएगा, सोसाइटी अनाथ हो जाएगी, कल्चर अनाथ हो जाएगा। तो पॉलिटिकल वैक्यूम तो हो ही नहीं सकता। तो इन लोगों ने उस पॉलिटिकल वैक्यूम को पूरा किया और एक बहुत बड़े कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम दिया। अब इनके आने से पॉलिटी में, सोसाइटी में, कल्चर में, पॉलिटी में डिसेंट्रलाइजेशन, स्टैटकोस और 17पी सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन, स्टैटकोस, मिलिट्री गवर्नर और 17पी मिलिट्री गवर्नर। तो दिल्ली पे कब्जा किया तो अब फॉरेनर से ताकत के बल पे ही चला सकते हैं। तो जितने एरिया पे कब्जा किया उसको आपस के लोगों में बांट लिया, मिलिट्री गवर्नरशिप, स्टैटकोस और 17पी सिस्टम। सोसाइटी
फॉलन क्षत्रियास का कॉन्सेप्ट आया। फॉलन क्षत्रियास, फॉलन, अब ये सब वॉरियर क्लास से आए थे, राजा की क्लास से आए थे, तो मनु ने इनको फॉलन क्षत्रिया की श्रेणी में रखा। कहा क्षत्रिय ये भी हैं लेकिन अपना धर्म भूल गए थे, फिर से उस धर्म को इन्होंने अपना लिया, तो फॉलन क्षत्रिय सब क्षत्रियों के कुल में शामिल हो गए, क्योंकि रूलिंग क्लास था। कल्चर में होरोस्कोप, ग्रीक का पूरा जीवन आसमान पर टिका हुआ है, यात्रा करनी है, मैरिनर कैंपस तो शुरू से था नहीं, तो डायरेक्शन दिखाने का काम कौन करेगा? आसमान। तो महाभारत कहता है सर्वज्ञ यवन, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पर इतना जबरदस्त पकड़ है उनका कि महाभारत कहता है सर्वज्ञ यवन। गार्गी कहती है कि ये प्राचीन ऋषियों की तरह है। क्लोथ्स में चेंजेस आए, वेपन्स में चेंज आए, कैवलरी में चेंज आया, और इकॉनमी में तो बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा। इकॉनमी में तो इतना बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा। 6th सेंचुरी बीसी, मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्य, यहां पे सिक्के कौन चला रहा है, करेंसी सिस्टम नहीं पता। करेंसी सिस्टम पैदा हो रही है लेकिन चला कौन रहा है इस पे कंफर्मेशन नहीं है। और सिक्के हैं किसके? सिल्वर एंड कॉपर। यहां करेंसी सिस्टम अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, सिल्वर एंड कॉपर। यहां करेंसी सिस्टम इज एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स। यहीं पर इतिहास की एक और धारा शुरू हुई, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्रिएटिंग हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। और सिल्वर और कॉपर के साथ साथ प्योर गोल्ड कॉइन्स, प्योर गोल्ड कॉइन्स। सबसे पहले किसने चलाए? इंडो ग्रीक्स ने। सबसे शुद्ध किसने चलाए? कुशांस ने। ये दो इंफॉर्मेशन लिख लो। सबसे पहले किसने चलाए? इंडो ग्रीक्स ने। और सबसे प्योर किसने चलाए? कुशांस ने। और सबसे ज्यादा किसने चलाए? गुप्ता ने। पर गुप्त के जो कॉइन है उसमें इंप्योरिटी है। अब वो तो धारा चली आ रही थी इकोनॉमी की, पॉलिटी की, सोसाइटी की, सेकेंड अर्बनाइजेशन वाली, याद है ना सारी धारा? इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी। वो धारा अपने पीक पर पहुंच गई। सेकेंड अर्बनाइजेशन 6th सेंचुरी बीसी, birth of second urbanization, birth, Mauryan period, promotion to second urbanization, post Maurya, peak of second urbanization.
तो बर्थ ऑफ अर्बन पॉलिटी, प्रमोशन टू अर्बन पॉलिटी, पीक ऑफ अर्बन पॉलिटी, प्रमोशन टू अर्बन सोसाइटी, बर्थ ऑफ अर्बन सोसाइटी, प्रमोशन टू अर्बन सोसाइटी, पीक ऑफ अर्बन सोसाइटी, बर्थ ऑफ अर्बन कल्चर, प्रमोशन टू अर्बन कल्चर, पीक ऑफ अर्बन कल्चर। और इस पीरियड का जो आर्ट एंड कल्चर है का पोर्शन है वो पढ़ना इग्नू से, बहुत अच्छा दिया हुआ, बहुत अच्छा। इग्नू से पढ़ना। आर्ट एंड कल्चर जो तुम पढ़ते हो आईएएस के लिए, उसमें जो बेस तुम बनाओ वो इग्नू से बनाओ, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। इतना प्यारा दिया हुआ है। लेमैन, लेमैन, लेमैन। तुम मुझसे पढ़ना सीख लो, अप्रोच सीख लो और फिर किताबें खरीद के पढ़ डालो। देखो कुछ रटना ही नहीं है। सेकेंड अर्बनाइजेशन का जन्म, उसको प्रमोशन, उसका पीक। तो अर्बन पॉलिटी का जन्म, उसको प्रमोशन, उसका पीक। अर्बन सोसाइटी का जन्म, उसको प्रमोशन, उसका पीक। अर्बन कल्चर का जन्म, उसको प्रमोशन, उसका पीक। कुछ रटना ही नहीं है। कुछ रटना ही नहीं। जो कुछ भी सिक्स सेंचुरी बीसी से चला आ रहा है वो अपने पीक पे पहुंचेगा। चाहे वो गिल्ड सिस्टम हो, चाहे अर्बन सेंटर हो, कुछ भी हो, वो अपने पीक पे पहुंचेगा। और अब कहानी शुरू होगी किसकी? गुप्ता पीरियड की। और यहां से कहानी बदल जाएगी। ट्रांजिशनल, संक्रमण काल। खाना तुम्हारे हाथ में है, निकालना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तो मालिक के हाथ में है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कर्म तुम्हारे हाथ में है। सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है कर्म और फल की। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। 95% लोग फल की इतनी चिंता करते हैं कि कर्म खराब हो जाता है या होता ही नहीं। नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लॉ कर लूँ, एमबीए भी कर सकता हूँ, और अच्छा कोई स्किल वाला कोर्स कर लूँ क्या, अच्छा ऐसा। अरे मरोगे तो वैसे भी सब मरेंगे। इस धरती, आसमान सबको खा गया, एक दिन इस धरती को भी खा जाएगा, सूरज को भी खा जाएगा, सब। क्यों टेंशन ले रहे हो? 95 लोग इतनी फल की चिंता करते हैं कि या तो कर्म होता नहीं, और होता है तो खराब हो जाता है। इसकी चिंता करना छोड़ दो बस। $7 करोड़ का खेल है, जाओ तो उज्जवल त्रिवेदी, इसकी चिंता मत करो मैं जीतूंगा कि नहीं। ऐसे खेलने जाओ मस्ती में, अपने माँ बाप का नाम लेके ऐसे जाओ, मस्ती नाचते गाजते। कहते ना गुरुजी हारने के लिए आए हैं, खेलने के लिए नहीं आए हैं। और नमस्कार गुरुजी, और अमिताभ बच्चन जी, आप
ने हेरा फेरी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है कि मैं शौक पूरा करने के लिए नहीं खेलता, 6-7 हजार से मेरा शौक नहीं पूरा होता। नाइन्टी 95% लोग इसकी चिंता करते हैं, परेशान है। या तो कर्म हो नहीं रहा है, और हो रहा है तो गड़बड़ा रहा है ही नहीं। जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, गुप्त पीरियड, संक्रमण का काल, संक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड। अब लोग समझ लो, संक्रमण क्या? संक्रमण अर्बनाइजेशन टू फ्यूडलिज्म, यानी अब यूएस से कहानी टर्न होगी कहां? अफगानिस्तान की तरफ। अर्बनाइजेशन कौन डोमिनेंट है? वैश्यास। फ्यूडलिज्म कौन डोमिनेंट होगा? फ्यूडल लॉर्ड्स। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, क्यों ये संक्रमण काल शुरू हुआ, अर्बनाइजेशन टू फ्यूडलिज्म। इसलिए तुम्हें गुप्ता पीरियड में दोनों तत्व दिखाई पड़ेंगे। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का दिखाई पड़ेगा, लेकिन इम्प्योर। आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखो, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, और आज का अफगानिस्तान देखो, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर। अब भारत का इतिहास किधर मूव करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अफगानिस्तान की तरफ। सवाल उठेगा क्यों? ऐसी कौन सी घटना घट गई यार? घटना घट गई। और घटना ये घटी, सेटबैक टू सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण को झटका। सेटबैक टू सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण को झटका। क्यों? अब नगरीकरण के दो पिलर थे, अब नगरीकरण के दो पिलर थे, कौन कौन से? एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। बीच में यार बड़ा उठापटक हुआ, बड़ा चीजें अपसेट हुई, बड़ी चीजें खराब हुई। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन के दो पिलर हैं, एक एक्सटर्नल ट्रेड,
कल शुरू करेंगे गुप्ता पीरियड। है ना, कल गुप्ता पीरियड शुरू करेंगे। चलो फिर कंप्लीट करो इसको, कल गुप्ता पीरियड शुरू करते हैं। थैंक यू।